Sometime it takes way. Yes, finally. All right, चलिए आपको स्क्रीन दिखने लगेगी अगले 30 सेकंड के अंदर। आपके सामने स्क्रीन विजिबल होगी और आपको चीजें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देंगी। ऑलराइट, तो आपके सामने यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है और स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। क्या आपको ये टर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी दिस टर्म? Yes, sir. तो याद रखिएगा ये चीज, ये जो आपके जो ड्रग्स होते हैं ना, ये ड्रग्स बेसिकली हेल्प करते हैं एथलीट को। कोई एथलीट को ये हेल्प कर सकते हैं ताकि उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। वो कोई भी हो सकता है, कोई फुटबॉलर हो सकता है, कोई वेट लिफ्टर हो सकता है, कोई स्विमर हो सकता है, कोई रनर हो सकता है, राइट। अब मैंने ये टर्म यहाँ पे इसलिए यूज किया था जस्ट टू टेल यू कि आप जब बात करते हो इरेथ्रोपोइटिन की, इरेथ्रोपोइटिन की जब आप बात करते हो, इसको इवन हम बोलते हैं हमारा एज अ ईपीओ, यू ऑल्सो कॉल इट एज अ ईपीओ, राइट। इसको शॉर्ट में ईपीओ भी बोलते हैं। कई सारे एथलीट्स इसको भी यूज करते हैं, कई सारे एथलीट्स इसको भी यूज करते हैं एज अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। तो लोग क्या करते हैं, अगर ये हार्मोन अगर वो लोग ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग दिस काइंड ऑफ हार्मोन, देन इससे होगा क्या, आपका आरबीसी का काउंट बढ़ेगा, आपका आरबीसी का काउंट आपका बढ़ने लगता है। अगर आपका आरबीसी का काउंट यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, देन आपके आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन को लेके आएंगे आपके टिश्यू के पास, और अगर आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा आ रहे हैं आपके टिश्यू के पास, तो आप उन्हें ज्यादा यूज कर पाओगे, आप उन टिश्यूज को या उन ऑर्गन्स को आप ज्यादा यूज कर पाओगे। तो कुछ आपके स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका साइकिलिंग हो गया या आपका कुछ रनिंग हो गया, तो उसमें ऐसे ड्रग्स हेल्प्स कर सकते हैं। और काफी बार देखा गया दैट पीपल डू टेक ईपीओस। ये बैंड है, ये लेना अलाउड नहीं है, बट पीपल डू टेक दिस हार्मोन एंड दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स। ये किया जाता है, सो इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ पे लिया था। बट आपको याद रखना है, आपको बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि इरिथ्रोपोइटिन आपका किडनी बनाता है और इसको यूज करके आपकी बॉडी बनाती है बहुत ज्यादा आरबीसी। So it will go and tell the bone marrow to start making a large amount of RBC. That is something you have to know. तो ये हमने कल देखा था। अब हम देखेंगे यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आपकी ब्रीदिंग यहाँ पे रेगुलेट कैसे होती है। सो नाउ विल अंडरस्टैंड रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, तो जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की, याद रखना आपके ब्रेन में आपको दो पार्ट्स यहाँ पे याद रखने हैं, टू नेम्स यू हैव टू नो। एक आपका होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा, दैट्स अ वन पार्ट। ये एक वो पार्ट आपके ब्रेन का जो आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा पॉन्स वेरोली, दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा पॉन्स वेरोली। सो पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके दो पार्ट है ब्रेन के, जिनका काम होता है आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करना, राइट। तो आप कितना डीपली आप ब्रीथ कर रहे हो, कितनी जरूरत है डीपली ब्रीथ करने की, कब जरूरत है नॉर्मली ब्रीथ करने की, कब जरूरत है कि आप ज्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करो, ये सब चीजें आपका ब्रेन के कौन से पार्ट रेगुलेट करते हैं, दैट इज माय मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोली। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये दो रीजन्स होते हैं आपके ब्रेन के जो आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। नाउ अगर मैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को बाहर निकाल के या उसे थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे उसके अंदर दो रीजन्स मिलते हैं। एक होता है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक आपका ये रीजन होता है, और एक रीजन उसके अंदर होता है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब ये जो एरिया है, समझो मैं आपको एक रैंडमली यहाँ पे पिक्चर बना के दिखाता हूँ। समझो अगर आपका यहाँ पे एरिया है, समझो ये है मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। तो इसमें एक एरिया होगा जिसे मैं बोलूंगा मैं यहाँ पे आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वन एरिया विल बी कॉल्ड एज योर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक एरिया आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका यहाँ पे होगा दैट इज कॉल्ड एज योर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब होता क्या कि ये लोग करते क्या है, डॉर्सल वाला जो ये आपका एरिया, या आप ये सोचो कि यार यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे स्पेशल क्या है, यहाँ पे स्पेशल कुछ नहीं, यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे कुछ, यहाँ पे आपको कुछ न्यूरॉन्स मिलेंगे दोनों एरिया के अंदर, यू विल फाइंड सम न्यूरॉन्स विल बी सीन
in these areas. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन। जो लोग 10 मिनट लेट आए हैं क्लास के अंदर, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड ओवर हियर कि आप यहाँ पे कुछ आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे। अब आपको याद यहाँ पे रखना है कि यार ये न्यूरॉन्स जो आपके हैं यहाँ पे डॉर्सल पार्ट में या इन द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये करते क्या है? सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, इनका काम होता है बेसिकली एक कंट्रोल करता है आपके इंस्पिरेशन को। दे आर नोन टू कंट्रोल योर इंस्पिरेशन। ठीक है, तो जो आप ब्रीद इन करते हो उस वाले पार्ट को कंट्रोल कर रहा है मेरा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। सर रिपीट कर दो स्टार्टिंग से, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को? यस सर। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आई थिंक साक्षी, क्या नाम है, सिल्की, सिल्की आपके एंड पे नेटवर्क का थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप बात करें रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की, तो उसमें दो पार्ट होते हैं जो आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। एक होता है आपका मिडिल ऑब्लोंगेटा और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका पॉन्स फेरोली। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अब जो मिडिल ऑब्लोंगेटा आपका यहाँ पे है, इसके आपके होते हैं दो पार्ट्स। तो ये जो आपका ब्रेन का जो पार्ट है, इसके अंदर आपको दो रीजन आपको मिलेंगे। आई वुड से इसके अंदर आपको दो रीजन आपको मिल जाएंगे। एक आपका होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा आपका होता है यहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपका यहाँ पे बनाता है, आई वुड से ये आपका कंट्रोल करेगा आपके इंस्पिरेशन को, ये कंट्रोल करेगा आपके इंस्पिरेशन को। ऑन द अदर हैंड जो आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है यहाँ पे, ये आपका कंट्रोल कर सकता है ईदर इंस्पिरेशन और योर एक्सपिरेशन। सो ईदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। याद रखना, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये करेगा। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वो दोनों को कंट्रोल कर सकता है, राइट? ईदर इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, दोनों को वो कंट्रोल कर सकता है एट अ टाइम। लेकिन डॉर्सल वाला पार्ट सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपका होता है उसमें आपको दो रीजन मिलेंगे एंड ये दो रीजन आपके यहाँ पे क्या करे, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज मेडुला ऑब्लोंगेटा क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। यस सर। राइट, याद रखना है ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पॉन्स फेरोली। तो पॉन्स फेरोली को जब आप यहाँ पे देखते हो, इसको आप समझते हो, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे और समझ आएगा। सो मिडिल ऑब्लोंगेटा हमने यहाँ पे देख लिया, you have a dorsal respiratory group and you have a ventral respiratory group। अब जब आप बात करते हो पॉन्स फेरोली की, तो याद रखना आपने हमेशा कि इसमें भी आपके दो सेंटर्स होते हैं, इसमें भी आपके दो रीजन्स होंगे जिनको हम सेंटर भी बोल सकते हैं। तो पॉन्स फेरोली में क्या होगा, तो ये समझो, अगर मैं पॉन्स फेरोली यहाँ पे बनाता हूँ, अज्यूम दैट दिस इज माय पॉन्स फेरोली, राइट? तो इसमें एक आपका एरिया होगा जिसको हम बोलते हैं हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और उसके नीचे आपको एक और एरिया मिल जाएगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एपिन्यूस्टिक सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज योर एपिन्यूस्टिक सेंटर। अब ये आ रहा है एरिया यहाँ पे क्या करता है, हम देख लेते हैं फटाफट। तो आपका जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहाँ पे होता है, उसका काम होता है मेनली इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना। ये आपके डॉर्सल पार्ट में होगा पॉन्स में, और इसका काम होगा मेनली इंस्पिरेशन को कंट्रोल करना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपके इंस्पिरेशन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। और जो एपिन्यूस्टिक सेंटर आपका यहाँ पे है, जो आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर आपका यहाँ पे है, ये सेंटर आपका बेसिकली कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को। ये कंट्रोल करता है आपके डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। So depth of inspiration is controlled by your epineustic center। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब आप ब्रीदिंग करते हो, तो कई बार आप डीपली भी ब्रीदिंग करते हो, कई बार आप इन डेप्थ भी आप ब्रीदिंग करते हो या डीप ब्रेथ लेते हो। तो जब आप डीप ब्रेथ ले रहे होते हो, तो वो टाइम पे आपका ये वाला पार्ट आपका एक्टिव होता है, राइट? जो आपकी जो डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन है, वो आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर यहाँ पे आपका कंट्रोल करेगा। और न्यूमैटिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
ये आपका कंट्रोल करता है आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन को। अब होगा क्या आपके साथ, वो लोग शायद आपको ये ना पूछे कि यार न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, या आपको वो लोग ये ना पूछे कि एपिन्यूसिक सेंटर क्या कर रहा है, लेकिन इतना आपको वो लोग पूछ सकते हैं कि यार न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपको कहाँ मिलेगा, एपिन्यूसिक सेंटर आपको कहाँ मिलेगा। देन यू शुड नो कि ये जो दो मेरे सेंटर है यहाँ पे, दे आर अ पार्ट ऑफ माय पॉन्स वेरोली। याद रखना, दे आर अ पार्ट ऑफ योर पॉन्स वेरोली। इतना तो याद होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि इनके जो रोल्स है या ये जो चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, इतना डेप्थ में शायद आपको क्वेश्चन ना आए, राइट? बट जानना जरूरी है, या जान के रखना में कोई हर्ज नहीं है। बट इतना याद रखना कि एटलीस्ट ये तो वो लोग पूछ सकते हैं कि यार दिस सेंटर्स आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, और विच पार्ट ऑफ द ब्रेन विल हैव दिस सेंटर्स। तो याद रखना ये दो दो नाम है आपके, दे आर सीन इन योर पॉन्स वेरोली। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट? सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली कि पॉन्स वेरोली के अंदर आपके दो सेंटर आपके यहाँ पे आ रहे हैं, और मिडिल ऑफ लॉन्गडा के अंदर भी आपके यहाँ पे दो ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाए, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। एंड एटलीस्ट याद रखना कि ये सेंटर्स आपके कहाँ मिल जाए। तो आप हमेशा चालू करोगे बाय लुकिंग एट यार ये दो मेरे दो मेन पार्ट है, दीज आर माई टू मेन पार्ट्स ऑफ माई ब्रेन जो ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। एंड देन फिर आप आगे के बारे में सोचना, एंड देन यू रिमेंबर दिस टू टर्म्स, राइट? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, सो दिस इज वन थिंग यू हैव अंडरस्टूड। अब आपको क्या करना है, आपको समझना है एक और चीज, समथिंग नोन एज माय केमिकल रेगुलेशन। तो इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अज्यूम दैट कि आप कर रहे हो यहाँ पे आप एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बिल्कुल, CO2 का लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ना है। अब एक चीज याद रखना कि आप जब ब्रीदिंग कर रहे होते हो ना, वो ब्रीदिंग आप इसलिए नहीं कर रहे होते हो क्योंकि आपकी बॉडी में O2 कम होता है। आप ब्रीदिंग की अर्ज आपको इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा होता है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो CO2 का लेवल होता है, ये आपका ट्रिगर करता है रैपिड ब्रीदिंग के लिए। दिस विल ट्रिगर द ब्रीदिंग पार्ट, और आई वुड से दिस विल ट्रिगर द ब्रीदिंग इन द ह्यूमंस। तो अगर मैं आपसे एक्सरसाइज कराऊंगा ना, तो एक्सरसाइज करने के 2 मिनट के बाद आप हैविली ब्रीथ करोगे। तो आप हैविली ब्रीथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ चुका है, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर O2 का लेवल कम हो चुका है। याद रखना ये बात को। सो CO2 का लेवल विल हैव अ इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रीदिंग, राइट? CO2 का लेवल will have a stronger influence. So this is known to have a stronger influence on breathing. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपके बॉडी में CO2 का लेवल यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपके बॉडी में आपको H+ आयंस का लेवल भी ज्यादा मिलेगा। अगर CO2 का लेवल आपके बॉडी में ज्यादा है तो H+ आयंस का लेवल भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। ये आप जानते हो, ये बात ये हम देख चुके हैं पहले वाले क्लासेस के अंदर, राइट? सो व्हाट विल हैपन, आपके बॉडी क्या करती है, आपकी जो बॉडी होती है वो इस लेवल को डिटेक्ट कर लेती है। अगर आपके बॉडी में हाई लेवल ऑफ CO2 है, अगर आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ H+ आयंस है, तो क्या होगा, इस लेवल को आपकी बॉडी डिटेक्ट करेगी, और ये डिटेक्ट किया जाएगा। सो दिस कंसंट्रेशन विल बी डिटेक्टेड, और इसे डिटेक्ट कौन करेगा, इसे डिटेक्ट करेंगे मेरे कुछ कीमो रिसेप्टर्स, इसे डिटेक्ट करेंगे मैंने यहाँ पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स। और ये कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे 2 जगहों पे। एक होता है आपका नियर बाय द ओटा, और एक होता है आपका यहाँ पे नियर बाय द कैरोटिड आर्टरी। अगर आपने चैप्टर 18 पढ़ा है, मतलब अगर आपने ह्यूमन हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आपने ओटा नाम तो सुना होगा आपने। Yes, sir. सुना होगा अगर आपने चैप्टर 18 पढ़ा है तो, राइट? तो उसके पास में ही आपको मिल जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स। तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे ओटिक बॉडीज,
एओर्टिक बॉडीज। ये जो एओर्टिक बॉडीज होती है यहाँ पे ही आपको मिलते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स, इसी एरिया में आपको मिलेंगे आपके कीमो रिसेप्टर्स। उसी तरीके से आपने कैरोटिड आर्टरी के बारे में सुना होगा, आपने ये नाम सुना होगा पहले भी चैप्टर 18 के अंदर। देयर इज अ आर्टरी नोन एज योर कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो आपकी आर्टरी रहेगी तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज। तो ये वो नाम है जहां पे आपको रिसेप्टर्स मिल जाते हैं। एओर्टिक बॉडी एक पहला नाम, दूसरा नाम आपका यहाँ पे आ गया कैरोटिड बॉडी। अब ये बॉडीज कहाँ पे आती है ये इसलिए मैंने आपको ये टर्म देख के दिया है, एओर्टा के पास में और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर यू फाइंड द रिसेप्टर्स आर बीन सीन, राइट। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि यार हार्ट में कौन सी एरिया में आपको ये कीमो रिसेप्टर्स मिल जाएंगे, तो आपने सिंपली बोलना है एक तो आपको मिलेगा आपके एओर्टा के पास में, आपको एओर्टिक बॉडीज मिल जाएंगी, और दूसरा आपको मिलेगा नियर बाय द कैरोटिड आर्टरीज के वहां पे आपको कैरोटिड बॉडीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये होते हैं मेरे रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स करते क्या है, समझो आपके लेवल में CO2 का लेवल गया हाई और प्रोटॉन का लेवल आपके बॉडी में गया हाई, ब्लड में गया हाई। इन्होंने इसे डिटेक्ट करना है, मतलब इन्होंने पता कर लेना कि यार ये हाई चला गया। अब ये लोग क्या करते हैं, दे कन्वे द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन। इन लोगों ने क्या करना है, इन्होंने सिग्नल पास करना है ब्रेन तक। सो अब ये क्या करेंगे, they will convey the signal to the brain, convey the signal to the brain, to the brain। तो इन्होंने ब्रेन तक सिग्नल आपका यहाँ पे कन्वे कर देना है। अब ब्रेन तक सिग्नल कन्वे करने के बाद आप मुझे बताओ कि ये सिग्नल ब्रेन के कौन से हिस्से में जाएगा। नाम आपके सामने, ब्रेन के कौन से हिस्से में ये सिग्नल जा रहे होंगे, मेडुला राइट। तो ये दो मेरे एरियाज है जहां पे सिग्नल पहुंचते हैं। तो व्हाट विल हैपन, ये आपका सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और वहां से फिर वापस रिस्पॉन्स आएगा। अब ब्रेन क्या करेगा वहां से, ब्रेन व्हाट विल डू, ब्रेन को रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो CO2 का लेवल बढ़ चुका है और आपका H++ का लेवल भी आपका यहाँ पे बढ़ चुका है। तो अब क्या होता है, यहाँ से कुछ आते हैं नर्व्स। सो आई विल नाउ फाइंड सम नर्व्स कमिंग आउट। तब होता क्या है मेरा, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेड्यूला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली, यहां से क्या होगा, आपके कुछ नर्व्स आएंगे, यहां से कुछ आपके नर्व्स आएंगे। सो सम नर्व्स विल कम फ्रॉम दिस एरिया, राइट। और ये नर्व्स जाएंगे किसके अंदर, ये जाएंगे आपके डायफ्राम के अंदर, और आपके जाएंगे ये नर्व्स इनटू योर इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये चीज वापस से ध्यान से सुन लो, ये जो लाइन मैंने आपको, दे आर सम ऑफ द नर्व्स। और अब हो क्या रहा है, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया, आपके ब्रेन को पता चल गया कि यार CO2 का लेवल बढ़ चुका है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन फटाफट सिग्नल भेजेगा वापस से, और ये कहां भेजेगा, ये भेजेगा टुवर्ड्स द डायफ्राम एंड टुवर्ड्स द इंटरकोस्टल मसल। और ये इन्हें जाके बोलेगा कि आप फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करो। ये डायफ्राम में जाके बोलेगा और इंटरकोस्टल मसल को जाके बोलेगा कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट करना आप चालू करो। जैसे ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे, व्हाट विल हैपन, आपने अपनी ब्रीदिंग चालू कर देनी है। और आप सिर्फ नॉर्मली ब्रीथ नहीं करोगे, आप हेवीली ब्रीथ करना वहां पे चालू कर देंगे। जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना आप डीपली आप ब्रीथ करते हो। और यही चीज आपको करवानी है जब आपके बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये चीज को आपको यहाँ पे समझना है कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा आपके नर्व्स के थ्रू टुवर्ड्स द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। क्योंकि अगर आपको याद हो, यही आपके जो होते हैं मसल्स, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। दीज आर द मसल्स विच अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन, और इनको ही आपको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। और इनको कॉन्ट्रैक्ट कराने का जो सिग्नल है वो आपका ब्रेन का ये पार्ट आपको देगा। इसलिए क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज किया, तो एक्सरसाइज करने के बाद आप ऑटोमेटिकली ब्रीथ करना चालू करते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आप ऑटोमेटिकली हैविली ब्रीथ करना आप चालू करते हो, आपको बोलना नहीं पड़ता। आपका ट्रेनर आके आपको बोलता नहीं है कि बेटा चलो ब्रीथ कर लो थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता। यू स्टार्ट ब्रीदिंग ऑल बाय योरसेल्फ। तो वो क्यों हो रहा है, यहाँ से सिग्नल आ रहा है और सिग्नल जाके बोल रहा है डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल को दैट यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। आप कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करो, हमें अपना ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाना है
और CO2 को बाहर फेंकना है, क्योंकि CO2 का अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया है। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ये बड़ा ही जरूरी है ये स्टोरी समझना, इसलिए ये याद रखना। अगर समझ नहीं है तो बोल दो, मैंने रिपीट कर देना है। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज बता दो, मैंने रिपीट कर देना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा इन लोगों ने, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। केमिकल रेगुलेशन में लिखा है दैट यू हैव सम कीमोरिसेप्टर्स, कहाँ होते हैं? इन द कैरोटिड बॉडी एंड योर एरोटिक बॉडी, राइट? एक्सेस ऑफ CO2 और हाइड्रोजन एटम्स का जब लेवल बढ़ता है तब ये रिसेप्टर्स होंगे एक्टिवेटेड, तब ये रिसेप्टर्स होते हैं एक्टिवेटेड, और आई वुड से तब ये रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं इस हाई लेवल को और सिग्नल भेजते हैं टुवर्ड्स योर ब्रेन, राइट? एंड ब्रेन फिर अपना रिस्पॉन्स देता है बाय टेलिंग द डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कि भैया आप कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एयर को अंदर लाना है और CO2 को बाहर भेजना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये है बेटा आपका यहाँ पे केमिकल रेगुलेशन। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द केमिकल रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। सो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो याद रखना ये दो चीजें मैटर करती हैं। ये कहाँ गया दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। ये जो कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पे ये दो का लेवल यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, वो CO2 और H+ आयंस के लेवल को डिटेक्ट करेंगे। जैसे ही ऊपर गया आपकी ब्रीदिंग हाई हो जाएगी अपने आप, राइट? तो दैट इज व्हाट योर बॉडी इज गोइंग टू डू। सो ये है यहाँ पे आपका रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। तो याद रखना कि आपका केमिकल रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, CO2 और H+ आयंस के लेवल को आप डिटेक्ट करते हो, ये याद रखना। और नॉर्मली आप जो ब्रीथ कर रहे हो, अभी हम सब बैठे हुए और ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स ओरली अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर रेगुलेटिंग योर नॉर्मल ब्रीदिंग। ये अपना ब्रीदिंग आपको करवा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है? तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। तो क्या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने जंप करना है हमारे डिसऑर्डर के ऊपर। नाउ वी हैव टू जंप ऑनटू समथिंग लाइक योर डिसऑर्डर। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द डिसऑर्डर्स और उनको समझते कि उनमें क्या होता है क्या नहीं होता। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो जो पहला डिसऑर्डर हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे वो आपका यहाँ पे होगा समथिंग नोन एज माय अस्थमा। और हर एक डिसऑर्डर को ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो ऐसे आएंगे कि आपको वो लोग सिम्टम्स देंगे और पूछेंगे कि यार ये क्या है, कौन सा डिसऑर्डर है आपका ये। सो यू हैव टू नो दोस थिंग्स, ऑलराइट? अच्छा, आपने एक टर्म सुना होगा ना, समथिंग नोन एज माय एलर्जिक रिएक्शन। आपने सुना होगा ये टर्म? यस सर एलर्जी सुना होगा, राइट? जो भी आप होगा, राइट? लोगों को किस चीज से एलर्जी होती है? डस्ट ठीक है, डस्ट एक आपने बोल दिया, और सनरेज, बहुत बढ़िया। तो मेरी सिस्टर को तो वाटर से भी एलर्जी है। वाटर से? यस सर दैट्स सर होती तो फिर वो ब्रश एकदम कैसे करते होंगे फिर? सब उसको पता नहीं क्यों ना, जैसे मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे पानी डालते तो गीला हो जाता है? किडिंग, जस्ट किडिंग। सो द थिंग इज, कपड़े धोते तो भी हमारे सर मतलब ऐसे ज्यादा स्वेट हो जाती है। क्या हो जाती है वापस बताना, ये क्या हो जाता है? सर मतलब अगर ज्यादा कपड़े धोए तो हमारे मतलब त्वचा से फूट जाती सर, सेल ऐसे बाहर को मतलब ज्यादा पानी ठीक है, दैट इज नॉट, आई वुड से एलर्जी, दैट इज हैपन टू एवरी वन ऑफ यू। तुम ज्यादा अपने हाथ वो साबुन वाले पानी में डाल के कपड़े धोगे तो या यू विल फाइंड कि वो रिंकल्स आपके हाथों में हो जाता है। सर रिंकल्स वो ठीक है, वो एलर्जी नहीं है। कल उठ के तुम बोलोगे मैं पत्थर से गिरती हूँ, समथिंग रेड रेड कम्स आउट। हाँ हाँ जी, ठीक है, सुनो सुनो, हाँ ठीक है, एक तो डस्ट हो गया, संडेज हो गया, और कुछ इसके अलावा? ठीक है, सम टाइप ऑफ स्मोक, ग्रास और ग्रास ग्रास से किसको एलर्जी है? पॉलन ग्रेन हाँ, ये अच्छा सब रेंट को है। सर मेरी मासी है, कौन को भी है। अच्छा। तो क्या होता है ग्रास में हाथ रखने से या पैर रखने से? सर उन्हें मतलब कुछ पिंपल हो जाते हैं फिर हाथों में। सर छाले भी आ जाते हैं। ऑलराइट, सुनो, छाले भी आ जाता है, ऑलराइट, ठीक है ठीक है। फिर कुछ लोगों को हो सकता है इंसेक्ट बाइट से भी हो सकता है, कुछ लोगों
कुछ लोगों को इंसेक्ट बाइट से भी एलर्जिक रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग आ सकता है। ओके, तो अभी हम इनमें से कुछ के ऊपर फोकस करते हैं। देखो अब एलर्जिक रिएक्शन में होता क्या है ना कि कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है। कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है। वो ये सब्सटेंस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। कई बार डस्ट हो सकता है, सनरेज हो सकती है, स्मोक हो सकता है, कुछ लोग के लिए ग्रास है, पोलन ग्रेन, इंसेक्ट बाइट, राइट। तो इन सबको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज एग्जाम्पल ऑफ माई एलर्जन। इनको हम बोलेंगे एज एग्जाम्पल ऑफ योर एलर्जन, राइट। तो ये सारे मेरे एलर्जन है। एलर्जन वो होते हैं जिससे आपको एक रिएक्शन आ सकता है। अब देखो अगर मुझे डस्ट से हो रहा होगा एलर्जी तो जरूरी नहीं कि आपको भी होती होगी, राइट। तो हर किसी के लिए अलग अलग होता है वो, राइट। तो एलर्जन जो होता है उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देती है। अब जनरली आपको क्या दिखेगा, किसी को अगर डस्ट से एलर्जी हो तो उसे छींक आना चालू हो जाएगी, बहुत ज्यादा छींक आएगी उससे, राइट। एकदम मुंह लाल हो जाएगा उसका। कुछ लोगों को अगर सन से अगर एलर्जी हो, सन रेस से हो, तो उनकी पूरी हाथ लाल हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाता है पूरा उनका। अगर कई बार किसी को इंसेक्ट बाइट से अगर एलर्जी हो तो पूरी स्वेलिंग आ जाती है, पूरे हाथ के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। कुछ लोगों को कॉस्मेटिक से होता है, कोई कॉस्मेटिक चीज अगर वो यूज कर लेते हैं तो उनका पूरा रेड हो जाता है, फेस रेड हो जाता है, आर्म्स रेड हो जाते हैं। सो दैट्स एलर्जिक रिएक्शन, राइट। दैट इज ऑल गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो सबसे कॉमन चीज जो एक रिएक्शन में होती है वो आपका होता है इन्फ्लेमेशन। सो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। वो आपका यहाँ पे होता है आपका इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, इसको हम समझते ही क्या है। तो याद रखना कि कोई एलर्जन होता है ना, जब आपकी बॉडी में आता है वो ट्रिगर करता है एक स्ट्रॉन्ग बॉडी रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी एक काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगी और इसलिए आपको सिम्टम्स दिखते हैं, स्किन का लाल हो जाना, पिंपल्स आना, बर्निंग सेंसेशन। सो ऑल दोस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ द एलर्जन एंड दैट इज योर एलर्जिक रिएक्शन। अब सेम चीज आपको अस्थमा में आपको मिलेगी। अस्थमा के अंदर कोई ना कोई एलर्जन इन्वॉल्व होता है। याद रखना, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अस्थमा स्मोकिंग करने से होता है, ऐसा नहीं होता। अस्थमा आपको होता है बिकॉज सम ऑफ द एलर्जेंस आर इन्वॉल्व ओवर हियर। अब ये एलर्जेंस जो कॉमनली में होते हैं वो इधर होता है आपका पोलन ग्रेन्स और डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। इधर पोलन ग्रेन और डस्ट पार्टिकल्स आर योर एलर्जेंस जनरली। अब ये लोग करते क्या है, जैसी एलर्जन आपकी बॉडी में आया तो क्या होगा, आपके जो मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, दे रिलीज हिस्टामाइन। आपके मास्ट सेल जो आपके बॉडी के अंदर होते हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग हिस्टामाइन, दे स्टार्ट रिलीजिंग समथिंग नोन एज योर हिस्टामाइन। अब जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज करते हैं, हिस्टामाइन क्या करेगा, इट विल लीड टू अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। आपके जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स थे उनको छोटा कर देगा। सो दैट विल लीड टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ये हमने पहले भी देखा था, किसी को कुछ याद आ रहा है? यस सर, हमने पहले भी देखी थी, यस सर, राइट। कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर मेरे ब्रोंक्यूल्स छोटे हो रहे हैं ना, अगर मेरे ब्रोंक्यूल्स छोटे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा एयर वहां से इजीली पास नहीं हो पाएगा और इसलिए मुझे होगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दैट्स व्हाई आई विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ओवर देयर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इन लोगों ने। इन्वॉल्व्स एलर्जन, राइट, सिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन फ्रॉम द मास्ट सेल। और ये हिस्टामाइन जाके क्या करेगा, इट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल्स, मतलब वही ब्रोंक्यूल्स। उससे क्या होता है, आपका एयर पैसेज हो जाता है छोटा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना, देयर इज अ एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रीशन। एक्सेस ऑफ म्यूकस आपके यहाँ पे सिक्रीट होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका एक्सेस में आपका म्यूकस सिक्रीट होगा जो आपके ब्रोंक्यूल्स को जमा देगा। जमा देगा मतलब वहां पे प्लग इन हो जाएगा वो, राइट, क्लॉग द ब्रोंक्यूल्स एंड द ब्रोंकाई। अगर आप सोच लो यार, यहाँ पे आप सोच लो कि अगर यहाँ पे म्यूकस आने लगा, यहाँ पे अगर ज्यादा म्यूकस आने लगा यहाँ पे, देन क्या होगा, आपका पैसेज ब्लॉक हो जाएगा, राइट। यही चीज यहाँ पे होती है, आपका म्यूकस यहाँ पे ज्यादा आने लगता है एंड दैट्स व्हाई द पैसेज बिकम्स ब्लॉक्ड ओवर देयर। इसलिए द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये चीज आपको होती है, देखने के लिए मिलती है ड्यूरिंग योर अस्थमा। अब इसको ट्रीटमेंट का आप कैसे देते हो, ट्रीटमेंट के लिए आपके यूज करोगे आप यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स, ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स। एक तो ये आपने यूज करना है, ये आप यूज करते हो एज ए ट्रीटमेंट के लिए, इन ड्रग्स को आप यूज करते हो। ये ड्रग्स का काम क्या होता है,
ये आपके ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं, आपका जो ब्रोंकाई जो आपका नैरो हो चुका है उसे वो ब्रॉड कर देते हैं. सो दैट्स योर ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स. दैट्स वन थिंग. फिर you can have something like your inhalers. इनहेलर्स तो आपने देखे होंगे टीवी के ऊपर, राइट? काफी लोग अस्थमा वाले लोग इनहेलर यूज करते हैं. Yes, ठीक है, sir. तो इनहेलर आप यूज कर सकते हो. दैट्स वन थिंग. दैट्स अगेन वन ऑफ द थिंग जो आप करते हो. जैसे आपको सिम्टम दिखने लगता है, आप इनहेलर फटाफट उड़ा के आप यूज कर लेते हो, राइट? एंड थर्ड थिंग होता है कि आपको डॉक्टर देता है एंटीहिस्टामाइन के इंजेक्शन. डॉक्टर आपको देगा एंटीहिस्टामाइन के इंजेक्शन. आंसर को तरफ हाँ क्या? जी बेटा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी कहानी हो जाए. साक्षी, नॉट साक्षी, सिल्की. एंटीहिस्टामाइंस के शॉट्स आप ले सकते हो, इनहेलर आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन यूज योर ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, दे आर द वन व्हिच आर बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट. याद रखना. अभी एंटीहिस्टामाइन के शॉट से आप खुद नहीं लेते, वो आपको डॉक्टर देता है जनरली. अगर आपको ऐसे रिएक्शन होने लगते हैं ना, तो आपको डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामाइन के शॉट्स देता है, और उसकी वजह से आप क्या होता है, आपका हिस्टामाइन का लेवल आपका कंट्रोल हो जाता है, या उसे आप कम कर देते हो. तो याद रखना, एंटीहिस्टामाइन, इनहेलर तो आपको मालूम है वो आप यूज करते हो, एंड ब्रोंकोडायलेटेड ड्रग्स, दे आर द वन व्हिच आर बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर माय अस्थमा. ये अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए आप इन चीजों को आप यूज कर सकते हो. दीस आर थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतना वाला पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. याद रखना, जब भी अस्थमा आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने एलर्जन के बारे में मेंशन किया होगा. एलर्जन के बारे में मेंशन किया होगा, और फिर मेंशन किया होगा बाद में, ये मेन टर्म है आपका. एंड देन दे विल मेंशन अबाउट कि यहाँ पे आपका ब्रोंक्यूल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होता है. याद रखना, यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग जो आपको हर एक एलर्जिक रिएक्शन में आपको देखने के लिए मिलती है, राइट? सो दैट्स योर अस्थमा. और याद रखना, ये दिमाग से निकाल दो कि अस्थमा आपकी स्मोकिंग की वजह से आपको हो रहा है. अस्थमा इज समथिंग किसी को बचपन से हो सकता है, 11 साल के बच्चों को ही होता है, राइट? तो पोलन ग्रेन हो जाते हैं, कई बार डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं. सो इट इज नॉट समथिंग विच इज समथिंग यू फाइंड टू हैपन आफ्टर यू डू समथिंग, राइट? मैंने 3-4 साल के बच्चों को देखा हुआ ही होते हुए. ओके, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो अस्थमा का कॉज क्या होता है? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एलर्जन. ठीक है, और ये पहले से ही होता है आपको अगर होता है तो. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो अस्थमा, ये स्लाइड पे आई होप सबको समझ आ रहा है. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, ये yes, स्लाइड sir. क्लियर है? ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो आपके यहाँ पे रहेगा आपका एम्फिसेमा. अब जब भी आपके सामने एम्फिसेमा आए, या अगर आपके सामने कोई पेशेंट आता है, या कोई डॉक्टर एक पेशेंट को लेके आता है और बोलता है कि इसको एम्फिसेमा हुआ है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में लाना कि इसका मेन रीजन आपका होता है स्मोकिंग. जनरली वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर माय एम्फिसेमा इज योर एक्सेसिव स्मोकिंग. याद रखना, ये मैं टर्म सेपरेटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे ही वो लोग पूछते हैं कि इफ वन ऑफ विच ऑफ द डिसऑर्डर इज बीन कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्मोकिंग, जिसमें एल्वेओलाई आपका डैमेज होता है, दैट इज गोइंग टू बी योर एम्फिसेमा. सो एम्फिसेमा में याद रखना, ये आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग. मेजर कॉज यही होता है आपका. उसके बाद समटाइम यू कैन ऑल्सो आपकी एयर पोल्यूटेंट्स आपके हो जाते हैं. यू कैन हैव कि आपके कई बार एयर पोल्यूटेंट्स आपके कॉज कर सकते हैं, बट जनरली इट इज गोइंग टू बी स्मोकिंग आपका मेन कॉज होता है. ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई इज लॉस्ट. तो एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी आपके यहाँ पे निकल जाती है, मतलब एल्वियोलाई आपके इलास्टिक नहीं रह पाते हैं. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ bronchioles is also lost. तो ब्रोंक्यूल्स की भी जाती है इलास्टिसिटी, और एल्वियोलाई की भी यहाँ पे जाती है. याद रखना. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट योर इलास्टिसिटी ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई इज लॉस्ट. दैट्स वन थिंग. उसके बाद आप याद रखेंगे यहाँ पे कि सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई गेट्स रिड्यूस्ड. सरफेस एरिया of alveoli is reduced.
ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। ये आपके की टर्म्स है, ये आपके की टर्म्स है जो आपको मिलेंगे इन योर पेशेंट हु इज सफरिंग विद योर एम्फिसेमा। तो देखो यहाँ पे एम्फिसेमा में क्या हो रहा है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेलाई इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, surface area of the alveoli is greatly reduced, right? affect the normal ventilation, आप नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहे। आप होता क्या है ना यहाँ पे कि इवन आप एक्सपिरेशन करने के बाद आपके एल्वेलाई में कुछ एयर रह जाती है। एक्सपिरेशन करने के बाद आपके एल्वेलाई में थोड़ी बहुत एयर आपकी रह जाएगी और वो इंटरफेयर करेगी आपके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्वेolar sac remains filled with air even after expiration you find that कि वो आपका भरा हुआ रहता है एयर के साथ और वो आपका इंटरफेयर करेगा आपके ब्रीदिंग के साथ। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। मेन रीजन स्मोकिंग एंड देन योर एयर पोल्यूटेंट, ये आपके रहेंगे इसके अंदर। दे आर द मेन रीजन फॉर योर एम्फिसेमा। तो इतना पहले आपको यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, दीज आर द फ्यू फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो अबाउट द एम्फिसेमा। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोग कि यहाँ पे जो डैमेज हो गया ना लंग्स के अंदर, यहाँ पे जो आपका डैमेज हो गया लंग्स के अंदर, उसे आप वापस से रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उससे आप ठीक नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया, आप बस फर्दर डैमेज आप रोक सकते हो। ये चीज याद रखना, जो भी एम्फिसेमा के अंदर डैमेज होता है उस डैमेज को आप वापस ठीक नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना, जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो अगर समझो आपके 25% एल्वेलाई गए, समझ लो कि आपके 25% एल्वेओलाई आर लॉस्ट मतलब वो काम नहीं कर रहे सही से, तो उससे आप वापस रिवाइव नहीं कर सकते। इसको आप रिवाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट रिवाइव देम बैक, कैन नॉट रिवाइव देम बैक, राइट। तो उसका तो क्योर है नहीं, बट हाँ आप इतना ध्यान रख सकते हो कि फर्दर डैमेज और ना हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। जो डैमेज हुआ वो हो गया, यू कैन नॉट ब्रिंग देम बैक, आप उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर एम्फिसेमा। तो क्या एम्फिसेमा आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट। sir. याद रखना है यहाँ पे Sir. आपका एल्वेलाई का जो इलास्टिसिटी आपका यहाँ पे वो आपका कम हो जाएगा यहाँ पे। देन यू विल फाइंड कि आपका सरफेस एरिया यहाँ पे आपका कम हो रहा है एल्वेलाई का, और ये ब्रोंकियल्स के साथ भी होगा। ब्रोंकियल्स का भी जो इलास्टिसिटी होता है वहां पे कम हो जाता है। कुछ एयर रह जाती है लंग्स के अंदर आफ्टर एक्सपिरेशन और वो इंटरफेयर करती है आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द एम्फिसेमा। तो इतना आपको पहले इसके अंदर याद रखना है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ अब आपका यहाँ पे आता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। दो टर्म है आपके यहाँ पे, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा। माइनिंग मत है ना आपको, माइनिंग क्या होता है? आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज माइनिंग। Yes, yes, sir. माइनिंग करा क्यों जाता है? क्या हो सकता है आपका रीजन माइनिंग करने का? अगर आप किसी एरिया में जाके माइनिंग कर रहे हो, उसका रीजन क्या हो सकता है? आपको कुछ मिनरल्स निकालने होंगे, आपको एक्सट्रैक्ट करने कुछ मिनरल्स यहाँ पे, राइट। मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप करते हो माइनिंग, राइट। या आपको कुछ टाइप के आपको सॉइल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप माइनिंग कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप माइनिंग कर रहे होते हो तो कई सारे डस्ट पार्टिकल आप इनहेल कर लेते हो। जब आप माइनिंग कर रहे होते हो तो वहां पे जो एरिया में जो लोग होते हैं वो कई सारे डस्ट पार्टिकल को इनहेल कर लेते हैं। दे इनहेल द डस्ट पार्टिकल्स। आपके डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं जो आप कई बार इनहेल कर लेते हो। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा डस्ट पार्टिकल्स के। समथिंग लाइक योर एस्बेस्टोस and something like your silica. Now ऐसे डस्ट पार्टिकल अगर आप इनहेल कर लेते हो तो तुरंत कोई नुकसान नहीं होता, इसके सिम्टम्स आपको दिखते हैं 10 से 15 साल के बाद। तो अगर कोई वर्कर है
जो माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, और अगर वहां पे वो काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है, देन काफी लाइकली चांस है कि उसके लंग्स के अंदर ये काफी इकट्ठा हो गया होगा। एक तो आपका एस्बेस्टॉस और एक आपका सिलिका, राइट। इसके अगर डस्ट पार्टिकल अगर आपके लंग्स में इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, दे विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं, आपके लंग्स के अंदर बनाते हैं आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यू बनने लगता है, देन दैट मीन्स आपके लंग की कैरिंग कैपेसिटी अब आपकी हो जाएगी कम। यहाँ पे लंग की जो वर्किंग कैपेसिटी यहाँ पे है आपकी, वो आपकी कम हो जाएगी, और इसके सिम्टम्स आपको 10 से 15 साल के बाद दिखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जो सिम्टम्स आपके यहाँ पे है, आर सीन आफ्टर क्रॉनिक एक्सपोजर फॉर 10 to 15 ईयर। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए अगर आपने आपको एक्सपोजर पे रखा है, उसके बाद आपको ये सिम्टम्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। और जब आपको यहाँ पे सिम्टम्स देखने के लिए आपको मिल जाए, तो वो टाइम पे है क्या कि जितना लंग्स आपका डैमेज हुआ है वो तो गया, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। याद रखना, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनक्योरेबल। ये भी आपका इनक्योरेबल आपका यहाँ पे जो लंग्स में डैमेज हुआ वो तो हो गया, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। आप बस इतना ध्यान रख सकते हो कि आप फर्दर और वहां पे काम ना करो, राइट, या एटलीस्ट अपनी मेडिकेशन लो जिसकी वजह से आपको थोड़ा रिलीफ मिले। याद रखना, लंग्स में कई सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें अगर आपको डैमेज हो गया ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे जितना फाइब्रस टिश्यू बन गया वो बन गया, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, और उसके वजह से आपके लंग्स के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, राइट। इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? यस सर। सर रिपीट कर दो, मैं ट्रस्ट हाँ, तो इसमें हो क्या रहा है बेटा कि अगर कोई इंडस्ट्री में काम, अगर कोई माइनिंग इंडस्ट्री में अगर कोई काम करता है, तो होता क्या है कि अगर वो कई सालों तक अगर वहां पे काम कर रहा है, तो उसके वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कई सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ। उसमें से कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं जो आपके लंग्स में आ जाते हैं, इनहेल करने के साथ साथ दे विल गेट इनसाइड द लंग्स एंड दे कैन डैमेज योर लंग्स। समथिंग लाइक योर एस्बेस्टॉस आपका एक होता है, और एक आपका होता है सिलिका। ये ऐसे डस्ट पार्टिकल्स आपके होते हैं जो आप अगर कोई खुदाई कर रहे हो या माइनिंग कर रहे हो या एक्सकवेशन कर रहे हो, तो ये आपके एयर में आ जाते हैं एंड देन दे कैन गेट इनसाइड द लंग्स। और क्योंकि आपका काम ही यही है, अगर आप एक वर्कर हो जो वहां पे काम कर रहा है, देन आप तो 8-8 9 घंटे उस एरिया में हो, और ऐसे अगर आप लंबे टाइम तक वहां पे रहते हो तो ये सब आपके लंग्स में आ जाएगा। अगर ये लंग्स में आ रहा है, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बनाएगा आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, आपके लंग्स में ये बनाना चालू करेगा, जो कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। ये कहीं से आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि डैमेजिंग होता है। जब ये टिश्यू आपके बॉडी में बनने लगेगा लंग्स के अंदर, तो आपके लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी आपकी हो जाएगी कम। लंग्स की आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी आपकी यहाँ पे हो जाती है कम, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। याद रखना, अगर ये टिश्यू आपके, अगर ये फाइब्रस टिश्यू आपके लंग्स में बन रहा है, देन आपका जो डैमेज हुआ पार्ट है वो वैसा ही रहेगा, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे इट इज इनक्योरेबल, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो याद रखना, क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, क्रॉनिक एक्सपोजर टू सिलिका एंड एस्बेस्टॉस कैन लीड टू दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, दिस काइंड ऑफ कंडीशन। अब आप लोग मुझे ये बताओ थोड़ा सोच के कि अगर आप काम कर रहे हो, राइट, एक एरिया में, और अगर आपके अंडर कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें इस कंडीशन से कैसे बचाओगे? आप उन लोगों को इस कंडीशन से कैसे बचा सकते हैं? क्या उन्हें आप बोलोगे करने के लिए? व्हाट यू कैन टेल देम? राइट, मास्क लगाने के लिए प्रोटेक्टिव बोलेंगे। गियर। और कुछ उसके अलावा? और कुछ सोचो ना, एक एज अ सोचो कि आप खुद एक सिविल इंजीनियर हो और आपके अंडर काफी लोग काम कर रहे हैं, और आपको इस चीज को आप जानते हो कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो उन्हें, और क्या बोल सकते हो? अच्छी वेंटिलेशन रखेंगे। अच्छी वेंटिलेशन रखेंगे, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप, ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स? और कुछ? मैं उन्हें इन्फॉर्म कर सकता हूँ अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। आई कैन इन्फॉर्म देम अबाउट द हार्म। कि मतलब बीमारी होगी तो उनको मेडिसिन वगैरह देके कि थोड़ा राइट, रिलैक्स हो आई जाए। कैन सपोर्ट देम, यस, वेरी ट्रू।
I can take care of their health. So रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में करा सकता हूँ उन लोगों के लिए, बिल्कुल सही, ये मैं करा सकता हूँ जिनके वजह से उनकी हेल्थ को लेके आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत आ रही है, देन आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो या उनकी शिफ्ट आप चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज देयर शिफ्ट, ये भी आप कर सकते हो ताकि उनको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ना हो। चेंजिंग द शिफ्ट, शिफ्ट को चेंज करना मतलब कि आप 6 महीने काम करा रहे हो उनसे इस एरिया में, 6 महीने कहीं और काम करा रहे हो, ठीक है। तो आप ये सब चीजें आप कर सकते हो जस्ट टू एंश्योर दैट कि आपके वर्कर्स का दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। सो याद रखना, दिस इज माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ये आपको तभी हो रहा है जब आप कुछ कर रहे हो इस टाइप का ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो आपको ये होगा, और एल्स आपको ये नहीं होगा। सो दैट इज माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। और याद रखना ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर रहा है। ये भी आपका यहाँ पे लाइक और एम्फिसेमा, इट इज अफेक्टिंग योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एम्फिसेमा में भी क्या हो रहा था, ये आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, सो दैट मींस आल्सो इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेम गोस फॉर योर अस्थमा एज वेल, ठीक है। दे आर ऑल अफेक्टिंग योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सो क्या ये 3 कंडीशंस आपको क्लियर है यहाँ पे? आर दिस 3 कंडीशंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एक दो क्वेश्चन करके फटाफट बता दो, और इसका एक दो क्वेश्चन करके फटाफट बता दो चैट के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने, सीधे बता दो क्वेश्चन क्या है कि 70% CO2 आपका ट्रैवल किया जाता है, वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? फटाफट चैट पे आंसर कर दो। हाउ योर CO2 विल गेट ट्रैवल्ड थ्रू द ब्लड? 70% जो आपका CO2 होता है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? और मुझे सी आंसर यहाँ पे लोग भेज रहे हैं। अनामिका हैज गिवन अ राइट आंसर, और एनीवन एल्स? बेटा 70% लिखा हुआ है यहाँ पे। 70% CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? क्या वो आरबीसी के साथ होता है? It will travel in the form of bicarbonate ion, बेटा, bicarbonate ion. This will travel in the form of your bicarbonate ions. इस फॉर्म में आपका ट्रैवल करेगा आपका CO2. So bicarbonate ion के फॉर्म में आपका CO2 यहाँ पे आपका ट्रैवल करेगा। आरबीसी क्यों कर रहे हो आप लोग? 70% पूछा क्या इन लोगों ने? 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा? इन द फॉर्म ऑफ bicarbonate ions, right? Why RBC? Why you are clicking on RBC? आरबीसी वाला जो स्टोरी बताया था वो सिर्फ ये बताने के लिए बताया था कि वो अंदर जाके वो सब हो रहा है। अल्टीमेटली ट्रैवल तो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू योर प्लाज्मा। नाउ ये तो सिंपल है, ये वाला हम देखते हैं। ऑल्दो much CO2 is carried in the blood, yet blood does not become acidic. आपका ब्लड एसिडिक नहीं बनता। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपका ब्लड एसिडिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि ब्लड बफर उसे कंट्रोल करता है। देखो आपका CO2 जब ट्रैवल कर रहा होता है ब्लड में से, तो उसके वजह से आपका ब्लड एसिडिक नहीं बनता, क्योंकि इन CO2 ट्रांसपोर्ट द ब्लड बफर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। आपका जो ब्लड बफर आपका होता है वो आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो इस चीज का ध्यान रखता है कि आपकी कंडीशन एसिडिक ना हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ब्लड बफर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा इन इंश्योरिंग दैट कि आपकी कंडीशन एसिडिक ना हो। अच्छा, टेल मी समथिंग। अच्छा, ये क्या कर देते? चलो, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल लीड टू व्हाट? अगर ब्लड का पीएच यहाँ पे रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा? अगर ब्लड का पीएच रिड्यूस होता है तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा इसमें से? आंसर बताओ जल्दी। रिया, दैट्स राइट आंसर। एनीवन एल्स? अनमोल, सिल्की, मुस्कान, यस। अगर ब्लड का पीएच नीचे जाता है आपका यहाँ पे, देन आपकी जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, वो आपकी हो जाएगी डिक्रीज। दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? चलो, क्वेश्चंस तो मैं आपको और दूंगा, सो यू विल हैव अ हैंड ऑन देम, राइट? आई होप ये 3 डिसऑर्डर्स आपको यहाँ पे क्लियर है। आई होप एम्फिसेमा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर एंड योर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, इसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग मैंने आपको बताया था वो भी आप देख लेना अच्छे तरीके से, सो दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज बीन वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, now if you have any kind of question over here, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions right now over here, then please go ahead and ask your questions if you have any question based on the topic which you have done. नहीं बेटा, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो आपके